वर्क एनर्जी पावर टेस्ट 1 का वीडियो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। 2 kg का ब्लॉक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है, उस पे दो फोर्स लगाए हैं। F1 आगे की तरफ है, देखो बेटा F1 कहां लग रहा है, आगे की तरफ 20 न्यूटन, और F2 पीछे लग रहा है 5 न्यूटन। ब्लॉक गेट डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर, ब्लॉक 5 मीटर चला, किसकी वजह से, नेट फोर्स की वजह से, नेट फोर्स की डायरेक्शन में गया है, यहां से ब्लॉक मूव करके 5 मीटर यहां पहुंच गया ब्लॉक। देन फाइंड वर्क डन। बच्चा यहां पे पढ़ता है देन फाइंड वर्क और वर्क निकाल भी देता है, लेकिन ये देखता है नहीं कि वर्क डन किसका पूछा था, नेट फोर्स का पूछा था, या वर्क डन बाय F1 है या वर्क डन बाय F2 है। देखो यहां पे वर्क डन बाय F2 फोर्स पूछ रहा है। वर्क डन बाय जब F2 निकालोगे, then work done by F2 does not depends upon other force acting on that object. F2 का जो वर्क है वो सिंपल होगा वर्क डन F2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि F1 कितना है और नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स इसमें 50 न्यूटन लग रहा होगा, 1000 न्यूटन लग रहा होगा, 5000 न्यूटन लग रहा होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। F2 की वैल्यू बोलो सर 5 न्यूटन पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बोलो सर आगे हुआ है 5 न्यूटन, और एंगल बिटवीन देम हो जाएगा 180 डिग्री, -25 जूल इज आंसर, -25 जूल इज आंसर। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एज शोन इन दिस ग्राफ। ये फोर्स पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ये ग्राफ में बेटा यहां पे दिया हुआ है। हमें बोला है कि देन फाइंड फ्रॉम 0 to 5 मीटर देन फाइंड वर्क डन। बात बताओ, इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? सर एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब इस ग्राफ का एरिया मैं निकालना चाहता हूं तो मैं इंटीग्रेशन यूज करूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा किसको, y वाले फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब f को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और ये होता क्या है, ये वर्क हो जाता है। मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ का एरिया वर्क को बताएगा। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा। तो जितना ये एरिया पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं। जितना ये पॉजिटिव उतना नेगेटिव कैंसिल होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। ये वाला एरिया ही आपका नेट वर्क डन आएगा। ये एरिया होगा 1/2 × 1 × 10 = 5 जूल पॉजिटिव में आंसर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, 2 स्प्रिंग हैव देयर फोर्स कांस्टेंट इन द रेशियो 3:4। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट एक ही बात है। तो पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मानो, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मानो, तो इसका रेशियो है 3:4। इफ दे आर elongated by a F फोर्स, सेम फोर्स से उनको एलोंगेट किया, दोनों स्प्रिंग पे सेम फोर्स लगा, स्प्रिंग फोर्स होता है बराबर Kx, मतलब Kx का प्रोडक्ट सेम है, मतलब ये हुआ कि K1 x1 बराबर K2 x2 होगा। ओके सर, सर पूछा क्या है, पूछा है कि इलोंगेशन फर्स्ट स्ट्रिंग में x है तो सेकंड स्ट्रिंग में क्या होगा, मतलब ये x है, ये x2 अपने से पूछा है, तो K2 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा K1/K2 = x2। K1/K2 का रेशियो बोलो 3/4, तो 3/4x = x2, ये हो जाएगा आंसर, 3/4x आंसर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अच्छे से देखिए, ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, जो डेटा हो उसको लिखते जाइए, रुकना नहीं है, पूरा सवाल नहीं पढ़ना है। पूरा सवाल पढ़ोगे ये दियो, ये दियो, ये दियो, और ये निकालना है, जब तक निकालना समझ में आएगा ये भूल जाओगे दिया हुआ क्या था। ध्यान से सुनो, मास 3 kg गिवन है और पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी गिवन है 2t² + 5, देन फाइंड वर्क डन फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। 0 से 3 सेकेंड के बीच में आपसे वर्क पूछा है। बच्चा बोलता है सर ओके सर, ओके सर, फोर्स इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां पे फोर्स तो दिया हुआ नहीं है सर, हमें पोजीशन गिवन है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे सर फोर्स आएगा, एक बार फोर्स आ गया चेंज इन पोजीशन से सर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, हम वर्क निकाल लेंगे, तब तक नीट 21 से 24 का पेपर आ जाएगा। बे सर कैसे निकाले, दूसरा फॉर्मूला वर्क का नहीं जानते आप, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सवाल यहां पे इसलिए डाला है क्योंकि आपको याद दिलाया जाए वर्क का दो फॉर्मूला होता है, F.S या इंटीग्रेशन ऑफ F.S, और दूसरा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर ये कैसे होगा, ये होगा रामलाल 1/2 m फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ये है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सर फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, x है डिफरेंशिएट करोगे v आ जाएगा, दैट्स इट। समझ आया? नेक्स्ट देखिए बेटा, अ बॉडी इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम द रेस्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट फोर्स। एक मशीन से खींच रहे हैं अपन, इंजन से खींच रहे हैं जो कांस्टेंट पावर दे रहा है, पावर इज इक्वल टू होता है F.V, ये कांस्टेंट है साहब। तो बोले पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताइए, आपको पोजीशन तक जाना है, तो फोर्स को हटाओ पहले यहां से, एक्स को लेके आओ,
सर एक्स तो यहां से भी ला सकते हैं। नहीं यार, यहां से एक्स को लेके आओगे ना, जैसे दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एफ को लिखो एम इंटू ए, अपने को प्रोपोर्शनल साइन देखना है तो कांस्टेंट को हटा दे जाओ, एम कांस्टेंट है तो ए को लिख सकते हो डीवी बाई डी टी, तो ए को लिखो डीवी बाई डी टी, मास कांस्टेंट है रिमूव करो, इंटू वी इज इक्वल टू के। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है ये है कि एफ को रहने दो एफ और वी को लिखो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब दोनों में से कौन से इक्वेशन से सॉल्व करोगे? लिखा तो मनो दोनों ठीक है, सॉल्व किससे होगा? सर इससे नहीं होगा। क्यों सर? एफ हमें तो पता ही नहीं क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और यहाँ पे एफ एक्स टी तीन वेरिएबल है, एफ एक्स टी तीन वेरिएबल है, यहाँ पे दो ही वेरिएबल है सर, वी और टी। तो v का रिलेशन निकाल लिया जाए तो v इंटू डी वी बराबर हो जाएगा k इंटू डी टी। बोलो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट t। अब क्या करेंगे सर? v को लिखो dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, डी टी को इधर ले जाओ, रूट टी इंटू डी टी, टी का पावर हाफ का इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2, x इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3/2। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, two identical ball each of mass 4 kg and moving towards each other with velocity 2 मीटर पर सेकेंड। एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, अच्छा एंड 3 मीटर पर सेकेंड। दो ऑब्जेक्ट है साहब, एक चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब यही है कि एक दूसरे की तरफ चल रहा है। अब हुआ क्या, कोलिजन के बाद इलास्टिक कोलिजन है क्या पर हो? हाँ सर इलास्टिक कोलिजन है। सेम मास है क्या पर हो? ये सर आइडेंटिकल बॉल है। तो इलास्टिक कोलिजन सेम मास का जब होता है तो एग्जैक्टली वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेता है। जस्ट कोलिजन के बाद ये पीछे भागेगा 3 से और ये आगे जाएगा 2 से। अब इंपल्स कितना इंपार्ट हुआ? इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। बोलो इसका फाइनल मोमेंटम अच्छे से देख के बोलो, ये इसका बोलो, किसी एक का भी निकाल लो। मास 4 kg का है तो बोलो 4 मल्टीप्लाई टू 8 माइनस ऑफ माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 over 8 20 न्यूटन सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। 20 न्यूटन सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। आपसे इंपल्स पूछा है साहब, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, टू बॉल ऑफ इक्वल मास m each undergoes oblique collision. If collision is perfectly elastic, then find angle between velocity vector. फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा ये पूछा है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्लिक कोलिजन मतलब हेड ऑन नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा जाके टकराएगा, टेढ़ा जाके टकराएगा, देखो ऐसे जाके टकराएगा। इसका किताबों में प्रूफ एक पेज का लिखते हैं, मैं तुम्हें एक सेकंड में समझा दूंगा, देखना। मान लो ये v वेलोसिटी जा रहा है, यहां पे जैसे ही कोलिजन हुआ तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये डायग्राम बनेगा। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ और एक इसके परपेंडिकुलर। जब 2D कोलिजन होता है तो सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन के लाइन में और कोलिजन के लाइन के परपेंडिकुलर हर तरफ कंजर्व रहेगा, लेकिन बॉल का मोमेंटम किधर कंजर्व रहेगा? बॉल का मोमेंटम सर रहता है क्या कंजर्व? हाँ, कोलिजन के लाइन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो बॉल का मोमेंटम इस डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा। तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये रेस्ट में है और ये आगे चल रहा है v से, तो इस v का दो कंपोनेंट होगा। मान लो ये थीटा है तो v cos थीटा और इधर हो जाएगा v sin थीटा। अब बेटा समझ आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये ब्लॉक था तुम्हारा b और ये था a। अब सुनो, इलास्टिक कोलिजन सेम मास का, इलास्टिक कोलिजन सेम मास का, वेलोसिटी इंटरचेंज होगा लेकिन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ है। ये रेस्ट में था और ये आ रहा था v sin थीटा से, ये v sin थीटा से चला जाएगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा और ये रेस्ट में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में v cos थीटा से जाएगा। किस डायरेक्शन में? इस लाइन के परपेंडिकुलर जाएगा सर, और ये इस लाइन में जाएगा, मतलब दोनों का एंगल के बीच में आ गया π/2। बताओ फील आया कि नहीं है? बच्चे इसको याद रखते, तुम भी रख सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स से नहीं, कंसेप्ट से समझा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉल ऑफ मास 5 kg मूविंग विथ स्पीड 8 मीटर पर सेकंड कोलाइड हेड ऑन विथ अनदर स्टेशनरी बॉल। स्टेशनरी बॉल, एक चल रहा है एक रुका हुआ है, 15 kg। If collision is perfectly inelastic, collision is perfectly inelastic, मतलब E की वैल्यू साहब होगी 0। then loss in kinetic energy, साहब loss in kinetic energy या loss in electrostatic energy या loss in magnetic energy या loss in rotational kinetic energy, किसी का भी लॉस का फॉर्मूला एक ही जैसा दिखता है। सर कैसा दिखता है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जैसा दिखेगा, डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी जैसा होगा। मास दो आएंगे लेकिन लिखेंगे एक ही, मतलब एक ही लिखेंगे, मतलब आपने तो दो लिख दिया, अरे भाई डायमेंशन एक ही का आएगा, मास मल्टीप्लाई मास एडिशन इनटू रिलेटिव वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अब बोलो हाफ, मास बोलते जाओ, बोलो दोनों का मास 5 and 15 मल्टीप्लाई करोगे 75 डिवाइडेड बाय ऐड करोगे 20 इनटू रिलेटिव वेलोसिटी बोलो 8 का होल स्क्वायर 64। अब यहां से आंसर निकाल लो। समझ आया बेटा? नेक्स्ट देखिए प्लीज, अ बुलेट ऑफ मास m passes through a pendulum of bob of mass कैपिटल M। कैपिटल M मास का
एक बॉब है और यहां से एक स्मॉल एम मास का बॉल आया u/2 से, चलो बहुत बढ़िया, एंड कम्स आउट। अच्छा कोलिजन के बाद आया सर u से था, कोलिजन के बाद गया u/2 से, तो इसको कितना वेलोसिटी दे पाएगा? कोलिजन कैसा है सर? क्या पता कैसा है, हमें नहीं पता, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होगा ये हमें पता है। क्यों मोमेंटम कंजर्व होगा? अरे किसी ने बाहर से पत्थर मार के थोड़ी ना कोलिजन कराया था, ये खुद जाके उससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, खुद ही चिपक रहे हैं, बाहर से कोई इनको धक्का नहीं लगाया। मतलब मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व रहेगा, चाहे कोलिजन कैसा भी हो। और मोमेंटम कंजर्व करके इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि कोलिजन के बाद बॉब को कितनी वेलोसिटी मिली होगी। बताइए, इसकी मोमेंटम m इंटू यू बराबर कैपिटल M इंटू वी डैश, जो इसको कोलिजन के बाद मिला, और यह है u/2, मतलब स्मॉल m u/2। बेटा इधर आएगा mu से mu/2 सब्ट्रैक्ट करोगे, mu/2 इंटू कैपिटल M, ये आ जाएगा v डैश। ठीक है सर, बॉब को कितना वेलोसिटी मिला हमें पता चला। अब आगे बताओ क्या है वैल्यू? वी सो दैट बॉब कंप्लीट, ओ हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये वर्टिकल सर्कल में घूम जाए, तो इसको कितना चाहिए? इसको चाहिए रूट अंडर 5gl, और मिला कितना? इतना। तो जो मिला उसको चाहिए के बराबर कर दो, जो मिला उसको चाहिए के बराबर कर दो, तो v डैश की वैल्यू यहां से आ गई। कितना आसान है सर, v डैश की वैल्यू इन दोनों को बराबर कर बे रामलाल, यहां से u निकल जाएगा, u ही पूछा था तुमसे। नेक्स्ट देखो, अ चेन इज ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल, फ्रिक्शनलेस, यहां फ्रिक्शन नहीं है भाई, एनएलएम में पढ़ा था, रफ सरफेस पे चेन रख दिया, फ्रिक्शनलेस टेबल पे अपने चेन रख दिया, ऐसे चेन रख दिया, हैंग ओवर द एज, इफ द चेन हैज लेंथ l एंड मास m, देन वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन ऑन द टेबल। ये करेगा कौन भाई? ये जो वर्क पूछा है, किसका वर्क पूछा है? एक्सटर्नल एजेंट का, और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। सर माइनस नहीं आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, एक्सटर्नल एजेंट है। यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे? तो L बाई कितना नीचे है भाई? फिफ्थ पार्ट L बाई 5, तो मास भी क्या होगा? M बाई 5, और सेंटर ऑफ मास को लेके ही पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो होगा माइनस M बाई 5 GL बाई 10, तो होगा MGL बाई 50 विथ नेगेटिव साइन, और पूरा खींच के इस पर रख लोगे, यहीं पे रेफरेंस माना है पोटेंशियल एनर्जी का, हो जाएगा 0। तो बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस ऑफ माइनस MGL बाई 50, तो ये प्लस MGL बाई 50 आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, बढ़िया सवाल है, फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दे दिया, और आपसे पूछा कि बताओ ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहां होगा, P पे या Q पे। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार थ्योरेटिकली करते हैं, फिर अपनी स्टाइल से करा दूंगा। थ्योरेटिकली कैसे? तो बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी एक्स ग्राफ में आपने देखा है क्या? ये आपने देखा है क्या? आपने ऐसा देखा है कि यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है और यहां पे अनस्टेबल है, मतलब जैसा ऐसा कटोरी जैसा बनेगा ना, तो नीचे होगा स्टेबल और यहां होगा अनस्टेबल। ये कैसा ग्राफ है बे रामलाल? याद करो, ये रोता हुआ ग्राफ है, ये हंसता हुआ ग्राफ है। ये क्यों हंस रहा है? क्योंकि इसका स्लोप लगातार बढ़ रहा है। अगर स्लोप लगातार बढ़ रहा है तो इसका ड्यू बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। अरे स्लोप ड्यू बाई डी एक्स होता है साहब, तो ड्यू बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। ड्यू बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव होगा तभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, तभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब यूएक्स ग्राफ का स्लोप जहां पे पॉजिटिव होता है, जहां पे मिनिमा होता है, वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। लेकिन सर ये ग्राफ फोर्स इंटू एक्स का है, यूएक्स का नहीं है, तो कंडीशन निकालूंगा ना मैं। एक रिलेशन हम जानते हैं, यहां पे देखो सॉल्यूशन, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, राइट राइट। हाँ सर समझ आ गया। अच्छा यहां पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, सिंगल डिफरेंशिएशन तो स्लोप तो जीरो है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप होता है डी यू बाई डी एक्स, तो उसमें चेंज पॉजिटिव आएगा ना। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा डी एफ बाई डी एक्स और ये होगा माइनस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव रख दो, स्टेबल की बात करिए, इसको पॉजिटिव रख दो, तो ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव मिलके क्या आएगा? निगेटिव। ये किसके लिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए इसको मैंने पॉजिटिव रखा है। तो फोर्स इंटू एक्स का ग्राफ निगेटिव आना चाहिए। बताओ स्लोप कहां निगेटिव है? अरे रामलाल यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप निगेटिव है, तो Q इज अ पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सारी कहानी आपको नहीं करनी है, ये किताबों वाली तरीके, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है, ध्यान से सुनना, समझा दूंगा। यहां पे मान लो, देखो इधर ये ग्राफ है, चिंता मत करो, यहां पे मान लो एक पॉइंट है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सर वहां से अगर डिस्प्लेस करें तो पार्टिकल वहीं पे आ जाए, वो स्टेबल है, और वहां से डिस्प्लेस करे और पार्टिकल भाग जाए तो अनस्टेबल है।
अब यहां से देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं, अच्छे से समझा दूंगा बेटा। ये देख अच्छे से, ये ग्राफ है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये x है, ये f है, समझना। इसको मैं आगे ले जाऊं, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स, इसको डिस्प्लेस कराऊं यहां से, तो देखो फोर्स यहां पे कैसा है, निगेटिव। अरे इस पे फोर्स ही तो है, फोर्स कहां कैसा होगा, इस पे निगेटिव। मतलब x को पॉजिटिव रखता हूं मैं, आगे ले जाता हूं तो फोर्स पीछे लगेगा, तो ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। और अगर तुम x को पीछे लाते हो तो फोर्स पॉजिटिव है, मतलब फोर्स आगे की तरफ लगेगा, तो ये वापस आ जाएगा, तो स्टेबल हो गया। समझ समझ समझ, ये फोर्स है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये आपका पोजीशन है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को यहां से डिस्प्लेस करके आगे ले जाओगे तो फोर्स निगेटिव में लग रहा है तो वापस आ जाएगा। समझ में आया? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अ न्यूट्रॉन ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v कोलाइड इलास्टिकली हेड ऑन विद अ न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ मास नंबर ए। अगर किसी न्यूक्लियस का मास नंबर ए है तो उसका टोटल मास होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इनटू ए टाइम्स, और न्यूट्रॉन का मास है स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का पार्टिकल आके एम ए वाले पार्टिकल से कोलाइड करा, तो पूछा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड। लॉस वाला फ्रैक्शन क्या होता है, नीट 19 नीट 20 में लगातार इस पे सवाल पूछते हैं। फ्रैक्शन बाय विच इट ट्रांसफर इट्स काइनेटिक एनर्जी टू द स्टेशनरी पार्टिकल। ये वाला पार्टिकल इसको कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, याद कर, वो होता है 4n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर। ये ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी है। तो रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर, वो होता है n-1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये याद रहना चाहिए। ड्राइव तो मजदूरी करोगे क्या यार एग्जाम में, सर ये क्या है, कितना गुना मास ज्यादा है, यहां पे कितना गुना ज्यादा है, a टाइम्स, तो ये हो जाएगा a-1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर होगा। कभी कंफ्यूज होना, कभी भी कंफ्यूज अगर हो जाते हो तो ये दोनों तो आंसर कभी होंगे ही नहीं। सर कैसे, क्यों नहीं होंगे, पहले ये बताओ। इसलिए नहीं होंगे कि जितना था उससे ज्यादा तो नहीं बचा लेगा। आज तुम्हारी औकात 5 पैसे की है, अब तुम्हारी औकात 10 पैसे की तो नहीं हो जाएगी ना, कुछ खर्च करेगा तो कम ही होगा ना। ये बता रहे कि ज्यादा हो गया, रिटेन एनर्जी पहले से ज्यादा हो गया, प्लस है डिनोमिनेटर माइनस से ज्यादा हो गया, तो ये तो कभी नहीं होगा, अंधा भी इसको आंसर नहीं लगाएगा। आगे देखो, if the increase in kinetic energy of body 69% then increase in momentum will be। बहुत आसान सवाल है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत लेंथी होता है। मैं जिस तरीके से कराऊंगा बेटा सीख ले, मजा आ जाएगा। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी 69%। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी जिसमें इंक्रीज हो गई 69%? अगर आज मैं बोलूं कि तेरा ग्रोथ कल 100% का हो जाएगा, अब तू है भिखारी, 10 रुपए लेके घूम रहा है, 100% बढ़ गया तो कल तेरे पास 20 रुपए होंगे। अगर मैं बोलूं कि अंबानी का वर्थ 100% कल बढ़ जाएगा तो भूचाल आ जाएगा भाई भारत में। तो 100% बढ़ गया या 69% बढ़ गया तो कितना हो गया, तो जितना पहले था वो मान लो 100%, अब बढ़ कितना गया 69, तो कितना हो जाएगा 169 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 169%, 169%। अब कुछ मत कर तू, परसेंटेज हटाओगे तो क्या हो जाएगा 169/100, ठीक है ना, इतना हो गया काइनेटिक एनर्जी, इतना फ्रैक्शन हो गया। अब मोमेंटम इज इक्वल टू होता है √2m ke, मतलब मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू √k, और काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन है 169/100, मतलब 13/10, मींस व्हाट, मींस 1.3 हो गया, 1.3 टाइम्स हो गया। परसेंट देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 130% हो गया मतलब 30% बढ़ गया। पकड़ पाया बात? फिर से सुन, 4 बार सुन, लेकिन समझ जा। अगर मजदूरी करोगे, ये हो गया, फिर इनिशियल है, फिर फाइनल है, परसेंटेज एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100, तो नीट 2024 ही देना। फिर आगे देखो, सवाल देखो, अ बॉडी ऑफ मास एम हैंगिंग एट वन एंड एट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। चलो, एल स्ट्रिंग के लेंथ से, एल स्ट्रिंग के लेंथ के, अब एक एंड से हमने मास को अटैच किया, एक एंड को फिक्स कर दिया। Given a velocity v so that string would reach where make an angle 60 डिग्री, यहां पे v वेलोसिटी दिया जिसकी वजह से वो 60 डिग्री तक जाके पहुंच गया, 60 डिग्री तक जाके पहुंच गया, यहां पर इसमें आ गया ताकि 60 डिग्री तक डिस्प्लेस हो जाए। तो वर्टिकल टेंशन इज स्ट्रिंग एंड मीन पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। तो मेरी बात सुनो, इसको मैं कितना वेलोसिटी दूं कि 60 डिग्री तक डिस्प्लेस कर जाए, ये मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा। उसके बाद यहां पे बीडी बनाएंगे तो ऊपर होगा टेंशन, नीचे होगा mg, और यहीं बैठ के बनाएंगे तो नीचे होगा सेंट्रीफ्यूगल। तो T बराबर होगा बेटा mg प्लस mv²/L। एक ही पैटर्न को पकड़ो, फिजिक्स के एक कोने को पकड़ो, कंफ्यूज मत हो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में। रामलाल को लाओ, रामलाल को यहां बिठा दो, वो कहेगा मैं घूमते हुए ऑब्जेक्ट पे हूं तो मैं स्यूडो फोर्स लगाऊंगा, और वो स्यूडो फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल नीचे की तरफ, वो आएगा mv² R प्लस mg, दैट इज T।
तो ये समझ आना चाहिए, बच्चा कंफ्यूज होता है सर कभी तो एमबी स्क्वायर यार अंदर कभी बाहर, अंदर कभी बाहर, अंदर बाहर खेल रहे हो सर। नहीं खेलता, मैं बाहर बाहर खेलता हूं, अंदर कभी खेलता ही नहीं, खुल के खेलता हूं। तो बताओ एमबी स्क्वायर यार कहां होगा, नीचे होगा। लेकिन सर वी कितना होगा, तो वी के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा यहां से। अच्छे से देखें, पोटेंशियल बोल माइनस mgl, अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूं तो काइनेटिक बोल हाफ एमबी स्क्वायर सर, यहां पे जब पहुंच जाएगा तो रुक गया तो काइनेटिक 0, और एल का ये कंपोनेंट L/2 तो माइनस mgl/2। ठीक है, यहां से v निकालो। सर कैसे निकाले बे यार, माइनस mgl को उधर ले जा तो mgl/2 आएगा, m से m काट दे तो देखो क्या होगा, mgl/2 इधर आ गया mb²/2, m/2 से m/2 कटेगा, v इज इक्वल टू √gl। √gl रखोगे यहां पे 2mg आंसर आ जाएगा। समझ आया बहुत अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके लिखिए।